नमस्कार। चलिए आज चलते हैं उस दौर में, एक ऐसा भारत जो पुरानी जकड़ी हुई परंपराओं में फंसा हुआ था। आज हम उन कमाल के सुधारकों और आंदोलनों की कहानी समझेंगे जिन्होंने इन जंजीरों को तोड़ने की हिम्मत की और एक नए आधुनिक भारत की नींव रखी। आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है ना, कि आखिर 19वीं सदी के भारत को जरूरत क्या थी सुधारों की? ऐसा क्या चल रहा था समाज में कि बदलाव इतना जरूरी हो गया था? देखिए, उस वक्त समाज की हालत बहुत गहरी समस्याओं से जूझ रहा था। सती प्रथा जैसी खौफनाक परंपराएं थी, जहां विधवाओं को जिंदा जला दिया जाता था। जाति व्यवस्था ने तो समाज को जन्म के आधार पर ही बांट रखा था। बाल विवाह बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहा था, और धर्म के नाम पर आडंबर इतना था कि असली आध्यात्मिकता कहीं खो सी गई थी। इन सब ने मिलकर देश की तरक्की को रोक रखा था। तो ऐसे ही अंधेरे माहौल में कुछ लोग, कुछ आंदोलन सामने आए। इन्होंने रोशनी की एक किरण दिखाई, समाज की इन बुराइयों को सीधी चुनौती दी और एक बेहतर भारत का सपना देखा। चलिए एक एक करके इन आंदोलनों को समझते हैं। और इस सुधार की लहर में जो सबसे बड़ा नाम आता है वो है राजा राम मोहन राय का। उन्हें आधुनिक भारत का जनक भी कहते हैं। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो सिर्फ एक संगठन नहीं था बल्कि सोच की एक पूरी क्रांति थी। अब ब्रह्म समाज के जो विचार थे ना, वो उस जमाने के हिसाब से बिल्कुल क्रांतिकारी थे। सोचिए, वो कह रहे थे कि ईश्वर एक है और मूर्ति पूजा जैसी प्रथाओं पर उन्होंने सीधे सीधे सवाल उठाए। लेकिन उनका सबसे बड़ा काम था सती प्रथा के खिलाफ एक जबरदस्त अभियान चलाना, जिसने इस अमानवीय प्रथा को खत्म करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और हाँ, महिलाओं की शिक्षा और उनके अधिकारों के लिए भी उन्होंने बहुत आवाज उठाई। अच्छा, अब एक और बहुत ही पावरफुल मूवमेंट की बात करते हैं, आर्य समाज। और इसके पीछे थे स्वामी दयानंद सरस्वती। उनका नजरिया थोड़ा अलग था। आर्य समाज का नारा तो बहुत मशहूर है, वेदों की ओर लौटो। अब इसका मतलब ये नहीं था कि बस पुराने जमाने में चले जाओ, नहीं। मतलब था कि वेदों के जो असली, जो प्योर सिद्धांत हैं, उनको अपनाओ और बाद में जो गलत चीजें जुड़ गई हैं उन्हें हटाओ। इसी सोच के आधार पर उन्होंने जन्म से चलने वाली जाति व्यवस्था को पूरी तरह से नकारा और सबके लिए शिक्षा, खासकर महिला शिक्षा पर बहुत जोर दिया। तो ये सुधार की जो लहर थी, ये धीरे धीरे पश्चिम भारत तक भी पहुंची, खासकर महाराष्ट्र में। और वहां जन्म हुआ प्रार्थना समाज का, जिसकी स्थापना में आत्माराम पांडुरंग जैसे विचारकों का बड़ा योगदान था। प्रार्थना समाज ने कहा कि भाई, पूजा पाठ में कर्मकांड से ज्यादा जरूरी है तर्क और सच्ची भक्ति। लेकिन उनका असली काम तो समाज में था। उन्होंने विधवाओं की दोबारा शादी के लिए बहुत हिम्मत वाले अभियान चलाए और महिलाओं के लिए स्कूल खोले, जो उस समय वाकई एक बहुत बड़ा कदम था। और ये समझना बहुत जरूरी है कि सुधार की ये जो आग थी, वो सिर्फ हिंदू समाज तक ही नहीं रुकी। इसकी लपटें धीरे धीरे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैलीं और हर समुदाय के अंदर से बदलाव की आवाजें उठने लगी। जैसे कि मुस्लिम समुदाय में भी दो बड़ी धाराएं देखने को मिली। एक तरफ था वहाबी आंदोलन, जिनका कहना था कि पश्चिमी असर को हटाकर इस्लाम को उसके मूल रूप में वापस लाना है। और दूसरी तरफ बंगाल में था फराइजी आंदोलन, जिसने स्थानीय गैर इस्लामी रिवाजों का विरोध किया और इस्लामी सिद्धांतों पर नए सिरे से जोर दिया। इसी तरह पारसी समुदाय भी पीछे नहीं रहा। दादा भाई नायरोजी जैसे बड़े नेताओं की अगुवाई में पारसी समाज ने भी खुद को बदलना शुरू किया। और इनका भी जोर उन्हीं आधुनिक बातों पर था, जैसे महिलाओं की हालत को बेहतर करना, जो पुरानी रस्में अब काम की नहीं रहीं उन्हें खत्म करना, और ये पक्का करना कि लड़कियों की शादी जल्दी ना हो ताकि उन्हें पढ़ने लिखने का मौका मिले। तो हमने इतने सारे अलग अलग आंदोलन देखे, पर सवाल ये है कि क्या इन सब में कुछ कॉमन था? कोई एक धागा था जो इन सबको जोड़ता था? चलिए इनके कोर आइडियाज को एक साथ रखकर देखते हैं। यहाँ देखिए कितना साफ पता चल रहा है। ब्रह्म समाज का फोकस था एकेश्वरवाद पर, आर्य समाज का जोर था वेदों की शुद्धता पर, और प्रार्थना समाज का तर्कसंगत पूजा पर। रास्ते भले ही थोड़े अलग थे, पर मंजिल सबकी एक ही थी, एक बेहतर और इंसाफ पसंद समाज बनाना। आखिर में इन सभी आंदोलनों के दिल में एक ही सपना था, एक ऐसे समाज का सपना जो अंधविश्वास पर नहीं, तर्क पर चले, जो अज्ञानता में नहीं, ज्ञान की रोशनी में जिए, और जो क्रूरता को नहीं, मानवता को सबसे ऊपर रखे।
तो इन आंदोलनों का असर सिर्फ कुछ सालों तक नहीं रहा। इनका जो प्रभाव पड़ा ना, वो बहुत गहरा और स्थायी था। आइए देखते हैं कि वो क्या था। सच कहें तो इन सभी सुधार आंदोलनों ने मिलकर भारत में एक नए युग की, एक नई शुभ की शुरुआत की। ये एक तरह का बौद्धिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण था, जिसे हम भारतीय नव जागरण भी कहते हैं। इसने लोगों के सोचने का तरीका ही हमेशा के लिए बदल दिया। इसका असर एक साइकिल की तरह था। इसे ऐसे समझिए, सबसे पहले सामाजिक कुरीतियों का विरोध शुरू हुआ। जब ये विरोध हुआ तो समाज के सबसे दबे कुचले तबकों, मतलब महिलाओं और दलितों की हालत सुधरने लगी। फिर डीएवी जैसे स्कूल कॉलेज खुले, और जब शिक्षा फैली तो उसने एक बड़े वैचारिक बदलाव को जन्म दिया। ये एक के बाद एक होने वाली घटनाएं थी, एक पावरफुल चेन रिएक्शन। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इन सुधारकों ने भारत की आत्मा को फिर से जगाया। उन्होंने सदियों से जमी हुई सोच की परत को तोड़ा, लोगों में एक नया आत्मविश्वास भरा और एक बेहतर भविष्य का रास्ता दिखाया। और ये पूरी बातचीत हमें आज एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। इन महान सुधार आंदोलनों की जो विरासत है, वो आज के आधुनिक भारत को कैसे प्रभावित करती है। समानता, न्याय और तर्क की जो लड़ाई उन्होंने शुरू की थी, वो आज कितनी ज़रूरी है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।